हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 83 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 111 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 है एम वी पायली का, ऑप्शन 2 है दुर्गा दास बसु का, ऑप्शन 3 है सर आइवर जेनिक्स का, ऑप्शन 4 है जे ऑस्टिन का, ग्रेनविल जे ऑस्टिन का। तो आंसर जो हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, दुर्गा दास बसु का। ये जो कथन है दुर्गा दास बसु का है कि भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के बीच जो है आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है दुर्गा दास बसु का। आगे देखते हैं, वही बात है। 112 नंबर देख लेते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग, समाजवादी वर्ग, न्याय लोकतांत्रिक वर्ग। तो स्वरूप क्या था? फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बताना है। तो आंसर 1 हो जाएगा बुर्जुआ वर्ग। आंसर क्या हो जाएगा? 1 बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग जो क्रांति में मेन रूप से पार्टिसिपेट थे। व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी से 1799 तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। इसने यूरोपीय राष्ट्रों सहित एशियाई देशों में भी राजशाही और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार किया। इस क्रांति का मुख्य स्वरूप बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग था, जिसकी आर्थिक स्थिति तो ठीक थी किंतु राजनीतिक और प्रशासनिक दशा अत्यंत पिछड़ी हुई थी। आगे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विविध सत्ता के रूप में चित्रित किया है? निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन 1 है पेरेटो, 2 है एफ एम मार्क्स और 3 है मैक्स वेबर, 4 है वेंथम। आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है, विवेकपूर्ण विधि सत्ता के रूप में। व्याख्या देख लेते हैं। नौकरशाही के जन्मदाता मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने नौकरशाही के 3 रूप की चर्चा की है। उन्होंने नौकरशाही के 3 रूप की चर्चा की है। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता, तीसरा है विवेकपूर्ण विधिक सत्ता। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, आप जरूर नोट करते चलिए। आपका एक अच्छा खासा नोट बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। वहाँ आप रिपीट कर कर जाएंगे। आपको पक्का यकीन दिलाते हैं कि आपका जितना भी क्वेश्चन होगा 50% क्वेश्चन आपका जरूर आने की संभावना है। 50% क्वेश्चन जो पॉलिटी का है वो आपको मिल जाएगा यहीं से। तो आप जरूर क्वेश्चन कर कर जाइए। आपको 20 से 30 क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें से 20 से 30 क्वेश्चन अगर पूरा उसका व्याख्या और क्वेश्चन देखते हैं तो आप कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन है 114। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक्स चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन 1 है जेएस मिल, मैकाइबर, डेविस मार्स, लास्की। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, ठीक है, मैकाइबर। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक्स चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? मैकाइबर हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज पुस्तक के लेखक आर.एम. मैकाइबर हैं। 115 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन संविधानेतर संस्था है?
निम्नांकित में से कौन संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन 1 है वित्त आयोग, ऑप्शन 2 है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 3 है योजना आयोग, ऑप्शन 4 है अंतर्राष्ट्रीय परिषद। तो आंसर जो हो जाएगा 115 का वो हो जाएगा आपका 3 सही, योजना आयोग, जिसको आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। योजना आयोग भारत सरकार की एक संविधानेतर संस्था है जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। योजना आयोग की अध्यक्षता, जिसे नीति आयोग कह सकते हैं, इस समय उसका नाम नीति आयोग है, तो नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षीय योजना बनाना है। आगे देखिए 116 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति ली गई है वो कहाँ से ली गई है? भारत में, भारत के संविधान में, तो वो अमेरिका से ली गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, किसी भी चीज़ को मतलब न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन कर सकती है, पुनः परीक्षण कर सकती है किसी भी विधि को जो मतलब या संसद द्वारा बनाया गया है या अपने ही नियम पे या अपने ही जो दिए गए हैं कुछ मतलब जो भी आया है जस्टिस न्याय जो दिया है उसका पुनरावलोकन करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन देख लीजिए। गिबन बनाम ओक ड्यू और 2 है स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड और 3 है मारबरी बनाम मेडिसिन और चौथा है मैक्स्यू लोचन बनाम मेरीलैंड। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर 3 सही हो जाएगा, मारबरी बनाम मेडिसिन। तो निम्नलिखित में से किस विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? तो वो किए थे मारबरी बनाम मेडिसिन में। व्याख्या देख लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन तात्पर्य, न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य क्या है? उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत कार्यकारी के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनः परीक्षण का प्रावधान हो। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसिन वाद में परिभाषित किया था। और जो है मार्शल कहाँ के थे? तो वो अमेरिका के थे। और एक किस विवाद में इन्होंने बताया है इसको न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो वो है मारबरी बनाम मेडिसिन हम कह रहे थे, मेडिसन होगा। अगला क्वेश्चन है 117। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में वर्णित किस अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ऑप्शन 1 है शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। तो आंसर आपको दिख गया होगा, 2 हो जाएगा सही, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही जो अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र है उसी को भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है संविधान का। संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 अनुच्छेद। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। और वो अनुच्छेद कौन था? तो 32 है। 118 नंबर क्वेश्चन। भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, 2 है मुख्य न्यायाधीश, 3 है राष्ट्रपति, 4 है महान्यायवादी। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 14 में
अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जो इनका कार्यकाल होता है संघ लोक सेवा आयोग के, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या तो 65 वर्ष। अगर 6 वर्ष पहले होता है तब उनको अपने पद से मतलब हट जाएंगे, और अगर 65 वर्ष होता है तब भी वो अपने पद से हट जाएंगे। अगर 65 वर्ष पहले हो गया तो हटेंगे, और 6 वर्ष पहले होगा तो हटेंगे, जो पहले हो जाए। आगे देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है। जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है। ऑप्शन 1 है अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। ऑप्शन 2 है भारत के संविधान की प्रस्तावना का। ऑप्शन 3 है पूर्व सोवियत संघ के संविधान का। ऑप्शन 4 है अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र का। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? 119 का आपका पहला नंबर आंसर हो जाएगा। 119 का पहला, अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा का। जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा का। ऑप्शन 1 सही है। व्याख्या देखते हैं। 4 जुलाई 1976 को अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई है? तो 4 जुलाई 1976, इस डेट को याद रखेंगे। जिसमें कहा गया है कि सब मनुष्य समान बनाए गए हैं तथा अपने सृष्टाओं के द्वारा उन्हें कुछ अपृथकीकरण अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों में जीवन, सुरक्षा तथा सुख की प्राप्ति भी है। आगे देखिए 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग जरूर बताइए। इसका आंसर क्या होगा ये बता दीजिए 120 का, कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा चलिए हम बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 120 का चीन होगा। 120 का आंसर चीन होगा। ठीक, चीन। व्याख्या देख लेते हैं। चीन में एक दलीय शासन प्रणाली लागू है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी नाम मात्र एक दल कार्यरत है। चीन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो चुनाव के द्वारा निर्वाचित होता है। अर्थात चीन एक समाजवादी गणतंत्र का स्वरूप धारण करता है। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। आगे देखिए 121 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? ऑप्शन 1 है प्राक्कलन समिति को। ऑप्शन 2 है लोक लेखा समिति को। ऑप्शन 3 है लोक उद्यम समिति को। ऑप्शन 4 है नियत समिति को। आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति। 21 का आंसर 121 का लोक लेखा समिति। व्याख्या देख लेते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा एवं नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। यह 22 सदस्यों वाली संसदीय समिति है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। इसे इस संसद की तीसरी आंख की संज्ञा दी गई है। तो तीसरी आंख की संज्ञा किसे दी गई है? तो आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति को। अगला क्वेश्चन 122 नंबर, लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया? लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 है 1962 में। ऑप्शन 2 है 1968 में। ऑप्शन 3 है 1971 में। और ऑप्शन 4 है 1985 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा दोस्तों। 122 का 2 आंसर 1968 में। व्याख्या देखते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर
सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1968 में लाया गया, किंतु लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में बनाया गया। आगे देखिए 123 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? ऐसा कौन सा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? ऑप्शन 1 है भारत, 2 है अमेरिका, 3 है फ्रांस और 4 है चीन। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 123 का वो हो जाएगा आपका 2 अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा 2 अमेरिका। 123 का आंसर 2 अमेरिका। व्याख्या देख लेते हैं। लूट पद्धति को संरक्षण पद्धति भी कहते हैं। लूट पद्धति को संरक्षण पद्धति भी कहते हैं। यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। यह चुनावी समर्थकों को चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्त करने से संबंधित है। यह प्रणाली प्रशासन में अपरिहार्य लूट को प्रोत्साहित करती है। आगे देखिए 124 नंबर। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन 1 है 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन, 60वां 70वां संशोधन अधिनियम। तो कौन सा हो जाएगा 124 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 4 सही हो जाएगा, 70वां संशोधन या 70वां संविधान संशोधन। व्याख्या देख लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी, राज्य क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य प्रदेश जो है पांडुचेरी को सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए 125 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। किस प्रशासनिक विचारक ने संगठन के सिद्धांत को पोस्ट कार्ब के रूप में सूत्रबद्ध किया है? पोस्ट कार्ड के रूप में किसने सूत्रबद्ध किया है? ऑप्शन 1 है यल उर्बिक, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और चौथा है F.W. टेलर। तो आंसर जो हो जाएगा लूथर गुलिक। कौन है आंसर? लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने प्रशासनिक विचारक जो हैं लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांत को पोस्ट कार्ब के रूप में सूचीबद्ध किया या सूत्रबद्ध किया। व्याख्या देख लेते हैं। लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र संबंधी पोस्ट कार्ब की अवधारणा का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया, जिसका फुल फॉर्म इस प्रकार है। P से प्लानिंग मतलब योजना बनाना, O से ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज मतलब संगठन बनाना, S से स्टाफ कर्मचारियों की व्यवस्था करना और D से क्या है डायरेक्टर और O जो है CO, D यहाँ पे है D और CO तो उससे हो जाएगा कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय स्थापित करना और R से है रिपोर्टिंग प्रतिवेदन करना और B से है बजटिंग। ठीक है, सॉरी बजटिंग। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्त। हम उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।